नमस्कार दोस्तों, सेल्फ में ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे गुलाम वंश यानी प्रारंभिक तुर्क सुल्तान वंश के पतन के कारण। और ये टॉपिक जो है वो लिया गया है मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री सल्तनत पीरियड से। सल्तनत पीरियड में अभी तक आपने जो पढ़ा है, जितने भी जैसे गुलाम डायनेस्टी है, गुलाम वंश है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश, तो उनके जो प्रमुख सुल्तान हुए हैं उनकी उपलब्धियां और उनके प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक और उनके आर्किटेक्चरल जो भी अचीवमेंट है उसके बारे में आपने पढ़ा भी है। और इसके सब लेक्चर वीडियो जो है सेल्फ में ट्यूटोरियल चैनल पे अपलोड भी हो चुका है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये जो टॉपिक जो अभी लेक्चर वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ या मैं आपको जो बता रही हूँ या स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे, जैसे गुलाम वंश के पतन के कारण, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो बाकी रह गए थे, जिनका लेक्चर वीडियो अपलोड नहीं था, उसी को लेकर मैं आ रही हूँ। तो चलिए आज आप देखेंगे गुलाम वंश के पतन के कारण, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। ये सब टॉपिक आपने लेक्चर वीडियो देखा भी है और अपलोड भी है। तो ये गुलाम वंश के पतन के कारण आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या ऐसा वो प्रमुख कारण कौन कौन से थे जिसके कारण गुलाम वंश का पतन हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि आज का टॉपिक है कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्लेव डायनेस्टी, यानी कि प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या गुलाम वंश का पतन। तो गुलाम वंश की स्थापना जो हुआ था वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रथम गुलाम वंश की स्थापना करने वाला प्रथम व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक गुलाम था। वह मोहम्मद गोरी की भारतीय विजय को अस्थायी रूप प्रदान करने का श्रेय भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है। यानी कि इसके पहले जितने भी मुस्लिमों का आगमन भारत में तो 712 ईस्वी के लगभग हुआ था, और उसमें जो है मोहम्मद बिन कासिम के बाद अनेक मुस्लिम आक्रमणकारी आए, जिनमें से मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी प्रमुख रहे। और इन्होंने भारत को बस एक आक्रमणकारी के रूप में भारत को लूटा। क्योंकि इन्होंने सुन रखा था कि भारत सोने की चिड़िया है, और इस कारण इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो था भारत की संपदा को लूटना, और उन्होंने वही किया। लेकिन मोहम्मद गोरी जब भारत आया तो उनके साथ बहुत सारे ऐसे इतिहासकार और बहुत सारे गुलाम भी लेकर वो आया, जिनमें से एक गुलाम ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मुख्य सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था। तो जब मोहम्मद गोरी भारत आया तो उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर विजय हासिल की। उन विजय को प्राप्त करने में कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रमुख महत्व रहा। तो इस तरह से मोहम्मद गोरी को भारतीय विजय का अस्थायी रूप प्रदान करने का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने प्रारंभिक कठिनाइयों को दूर कर भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस वंश के अधिकांश सुल्तान, यानी कि गुलाम वंश के अधिकांश सुल्तान, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका बेटा आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ये प्रारंभ में दास रह चुके थे और योग्यता, साहस और कूटनीति के बल पर सुल्तान बने थे। वंश में कई जातियों के इस गुलाम वंश में कई जातियों के रक्तों का सम्मिश्रण था। कुल मिलाकर गुलाम वंश का शासन 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है। 1206 ईस्वी में गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लाहौर को भी राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि मैं ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि आपको लग रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया, दिल्ली में
वो शासन करना शुरू किया। तो उसकी राजधानी क्या दिल्ली थी, इंद्रप्रस्थ थी, नहीं लाहौर थी। इसका मुख्य कारण यह है कि उस समय विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हो रहा था उत्तर पश्चिमी सीमा से, तो उनको कंट्रोल करना, उन पर नियंत्रण रखने के लिए लाहौर को उसने राजधानी बनाया था। तो इस तरह से 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है और ये चलता कब तक है, 1290 ईस्वी तक। यानी बलबन के जो एक दो उत्तराधिकारी हुए, वो भी ये कह सकते हैं कि अयोग्य उत्तराधिकारी, तो वो 90 तक शासन किए। और कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन नामक कई प्रसिद्ध शासक हुए इस वंश में। इन शासकों के द्वारा साम्राज्य विस्तार और शासन प्रबंध संगठित भी किया गया था, परंतु तुर्क सुल्तान का पतन एक संयोग मात्र था और इसके कई कारण थे, जिसके कारण तुर्क सुल्तान का पतन हुआ और उसके बाद से खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो चलिए एक दृष्टि डालते हैं उनके पतन के जो प्रमुख कारण हैं। वैसे आप भी जब पढ़े होइएगा, आपने जो वीडियो देखा होगा, तो आपको तो अनुमान लग गया होगा कि इसके पतन के कारण क्या हो सकते हैं, लेकिन जब इस बार इस लेक्चर में आप उसका डिटेल देखते हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा। पहला टॉपिक है शासन में एकरूपता का अभाव। यानी गुलाम वंश के पतन का एक प्रमुख कारण जो था उनमें से पहला है शासन में एकरूपता का अभाव। यानी कि दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों की शासन संबंधी नीति जो थी उनमें एक समान नहीं थी, उनमें एकरूपता का अभाव था। वे विदेशी थे और सैनिक शक्ति के बल पर साम्राज्य की स्थापना कर पाए थे। विदेशी होने के नाते मुट्ठी भर लोगों के माध्यम से शासन का काम चलाना संभव नहीं था, क्योंकि वो तुर्क आए थे, तो इसीलिए उन्हें तुर्क सुल्तान भी कहा जाता है। आगे आप जब पढ़िएगा मंगोल, तो वो मंगोल से आए थे, तो इसे मंगोल आक्रमणकारी कहते हैं। तो ये विदेशी थे और उधर से आए हुए और इधर के गिने चुने लोग ही उनके नियंत्रण में थे और उन गिने चुने मुट्ठी भर लोगों के माध्यम से शासन करना संभव नहीं था। और भारत में जो जनता रहती थी वो हिंदू थी। तुर्क सुल्तानों की नीति में धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था। यानी जब आप कुतुबुद्दीन ऐबक भी पढ़े होइएगा, जो लेक्चर वीडियो है अपलोड है, तो उसे आप देखिएगा, तो उसमें आपको ये जानकारी मिली होगी कि जैसे उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों, जैन मंदिरों को तुड़वाया था और उस पर बहुत सारे मुस्लिम या ये कहें मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनवाई थी जिससे उनकी सहिष्णुता असहिष्णुता प्रकट होता है। और इसके कारण भी इनका पतन हुआ, क्योंकि ये हिंदुओं के प्रति अनुदार थे। स्वाभाविक रूप से हिंदुओं के सहयोग के अभाव में तुर्क शासन व्यवस्था का संचालन असंभव था, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे मुस्लिम जो भी आए थे वो विदेशी थे, बाहर से आए थे। ऐसी स्थिति में हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाना ही श्रेष्ठ होता, लेकिन ऐसा कर पाने में ये असफल रहे, जिसके कारण असंतुष्ट हिंदू शासकों के द्वारा सतत संघर्ष की नीति अपनाई गई और आंतरिक विद्रोह ने तुर्क सुल्तानों की जड़ों को कभी शक्तिशाली बनने नहीं दिया। इस तरह से इन गुलाम वंश या ये मुस्लिम शासकों के हिंदुओं के प्रति उपेक्षा की भावना के कारण सुल्तान विद्रोह को दबाने में कठोरता से काम लेते थे। ये हिंदुओं के प्रति जबरदस्ती करते थे। विद्रोही की खाल खिंचवाना, जैसे प्राणदंड देना या यातना देना आम बात थी। इस कठोर नीति के कारण हिंदुओं के हृदय में तुर्क सुल्तान के प्रति सहानुभूति का भाव नहीं था और वे एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते थे। तो इस तरह से ये बातें आपको क्लियर हो गई कि शासन में एकरूपता का अभाव, हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की भावना ही मुगल सल्तनत यानी सल्तनत से गुलाम वंश के पतन का प्रमुख कारण बनी। अब दूसरे टॉपिक पे जाते हैं कि गुलाम वंश के पतन का दूसरा प्रमुख कारण कौन था। उत्तराधिकार के नियमों का अभाव। ठीक है, उत्तराधिकार के नियमों का अभाव, सॉरी ये चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे, ये आ गई है, यहाँ से जाएगा ये।
ऐसे टॉपिक इसका इतना ही है। उत्तराधिकार के नियमों का अभाव, ये बात सही है कि तुर्क सुल्तानों के, गुलाम वंश के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों के उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। उनकी वंश परंपरा निश्चित नहीं थी। प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों की वंश परंपरा जो थी निश्चित नहीं थी। ऐसा प्रायः देखा गया कि महत्वपूर्ण सुल्तान गुलाम के स्तर से ऊपर उठकर सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हुए थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसका दामाद इल्तुतमिश, फिर बलबन। तुर्क सुल्तान का चयन करने में शक्तिशाली सरदारों का महत्वपूर्ण योगदान रहता था। ये बातें भी आप क्लियर समझ गए होंगे रजिया सुल्तान के समय में किस तरह से तुर्क सरदार, अमीर, प्रांतीय सूबेदार उत्तराधिकारी को चुनना अपना विशेषाधिकार समझते थे और उन्हीं के कभी कभी उत्तराधिकारी जो था इन प्रांतीय सूबेदारों, अमीरों के षड्यंत्रों का शिकार भी हो जाता था। इसके एग्जाम्पल आपको इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारी के में आपको देखने को मिलेगा। तो इनका तुर्क सरदारों का योगदान तो महत्वपूर्ण रहता था। प्रत्येक सुल्तान की मृत्यु के बाद ऐसा देखा गया उस समय कि प्रत्येक जो भी सुल्तान, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न जो है विवादास्पद हो जाता था कि आखिर इनके उत्तराधिकारी कौन होंगे। सुल्तान किसको उत्तराधिकारी चुन के जाता था और आम अमीर सरदार जो थे किसको उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। इस बातों को लेकर आपस में मतभेद और विवाद भी उत्पन्न होता था और इस तरह से अपने मनोनुकूल सुल्तान को गद्दी देने के लिए तुर्क सरदार जो है हत्या, षड्यंत्र, खून खराबा शुरू कर देते थे। आंतरिक विरोध ने तुर्क सुल्तान को कमजोर बना दिया। जब विदेशी सरदारों की शक्ति छीन हुई तो देसी सरदारों ने गद्दी पर एकाधिकार कर दास वंश परंपरा को समाप्त कर दिया। यानी कि जब ये उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर आपस में जब इनका खून खराबा, मतभेद, विरोध, षड्यंत्र जब का सिलसिला जब चलता रहा और ये आपस में ही उलझ गए और आपस में उलझने के कारण इनमें अनेकता हुई और ये कमज़ोर हो गए। इस स्थिति का फ़ायदा देसी सरदारों ने उठाया और गुलाम वंश को समाप्त कर वो देसी दास परंपरा को समाप्त कर दिया और देसी सरदारों ने गद्दी प्राप्त किया, जिसमें खिलजी वंश गद्दी पर बैठता है गुलाम वंश के बाद। चलिए तीसरा कारण देखते हैं। तुर्क सुल्तानों के पतन का तीसरा कारण क्या था? मंगोलों का आक्रमण। ये तो सही है कि गुलाम वंश की जब भारत में स्थापना हुई थी उस समय लगातार उन्हें मंगोलों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। ये अलग बात है कि गुलाम वंश के कुछ शासक जो हुए, जैसे इल्तुतमिश हुआ, रजिया सुल्तान, ये किस तरह से मंगोलों को अपने फेवर में करना या मंगोलों के आक्रमण से खुद के शासन को बचाया, भारत को बचाया, ये अपने कुछ कूटनीति नीति के कारण। चलिए देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये बात सही है कि चंगेज खान ने भारत पे आक्रमण नहीं किया था, क्योंकि इल्तुतमिश के समय चंगेज खान का आक्रमण था। उसी पीरियड के समय में वो भारत पे आक्रमण करने वाला था, लेकिन इल्तुतमिश ने कुछ ऐसी नीति अपनाई। इसकी चर्चा हमने इल्तुतमिश वाले चैप्टर में किया है वीडियो में, तो आप वहाँ देख सकते हैं। इसके कारण चंगेज खान वो भारत के बाहर बाहरी सीमा से ही लौट गया और भारत पे आक्रमण नहीं किया। किंतु आक्रमण तो नहीं किया, लेकिन भारत में प्रवेश करने का रास्ता जो है मंगोलों को ज्ञात हो गया। चंगेज के बाद भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में मंगोलों का बराबर आक्रमण होता रहता था और प्रत्येक सुल्तान को सीमा की रक्षा करने में विशेष सावधानी से काम लेना पड़ा। तो इल्तुतमिश ने भी बड़ी कूटनीति से मंगोलों के आक्रमण से भारत को बचाया। रजिया सुल्तान ने भी उसी नीति का पालन किया। बलबन ने सैनिक चौकियों की स्थापना कर उनके आक्रमण को विफल करने का भी प्रयास किया था, किंतु सीमा क्षेत्र पर मंगोलों के आक्रमण को पूर्णतः रोकने में वह सफल नहीं हुआ और उसे अपने ज्येष्ठ पुत्र को बलि भी देनी पड़ी। सीमा क्षेत्र में अव्यवस्था के कारण दिल्ली सल्तनत की स्थिति सदैव कमजोर बनी रही। सीमा क्षेत्र कहने का मतलब हुआ कि बॉर्डर लाइन, जो उत्तरी पश्चिमी सीमा था जिधर से मंगोल आक्रमणकारी आक्रमण करते थे, तो वहाँ की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी।
मंगोल तथा विद्रोही सीमावर्ती सूबेदारों के विद्रोह को दबाने में दिल्ली के सुल्तानों को धन का अपव्यय करना पड़ा। काफ़ी धन, उन्हें रोकने के लिए काफ़ी धन भी खर्च करना पड़ा और इससे दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को काफ़ी आघात पहुंचा और वो असंतुलित हो गया। और इसका कारण भी मंगोल आक्रमण भी ये मान सकते हैं कि गुलाम वंश के पतन का कारण बना। अब देखते हैं चौथा कारण क्या था। चौथा कारण है स्वेच्छाचारी शासक। स्वेच्छाचारी शासक यानी जो अपनी इच्छा से शासक बनता हो। दिल्ली के तुर्क सुल्तान स्वेच्छाचारी शासक थे। वह निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध किसी प्रकार के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते थे। यानी कि जैसे भी जिस भी स्थिति में या अमीरों की सहायता से या जैसे भी या आम जनता के सहयोग से दिल्ली की गद्दी प्राप्त की हो गुलाम वंश ने, लेकिन जब गद्दी प्राप्त करने के बाद वो एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक के रूप में कार्य किया उन्होंने। स्वेच्छाचारी शासक की सफलता शासक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। इल्तुतमिश और बलबन को छोड़कर से सभी शासकों ने योग्यता का अभाव था। यानी कि इल्तुतमिश और बलबन जो थे, उन्होंने सल्तनत के लिए, अपने देश के लिए बहुत सारे कार्य किए, लेकिन इसके अलावा जो भी शासक हुए वो उनमें योग्यता का अभाव था। अतः अयोग्य शासकों के अत्याचार का विरोध हुआ और क्रांति के माध्यम से प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों की वंश परंपरा को समाप्त कर दी गई। और इस तरह से स्वेच्छाचारी शासक या ये कहे स्वेच्छाचारी अयोग्य शासकों के कारण भी दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। पांचवा प्रमुख कारण है शासक का चरित्र। शासक का चरित्र जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन का चरित्र आकर्षक था। वे योग्यता, साहस और कूटनीति के बल पर साम्राज्य की सुरक्षा करने में सफल भी रहे। किंतु बलबन के कैकुवाद विलासी शासक हुआ। बलबन के बाद कैकुवाद उसका पुत्र था। रास रंग में आसक्त शासक के विरुद्ध खलजियों ने विद्रोह कर पुराने राजवंश को समाप्त कर दिया। जब किसी योग्य शासक के उत्तराधिकारी अयोग्य हुए, वैसी स्थिति में साम्राज्य का पतन हुआ और छोटे छोटे सूबेदार, अमीर जो हैं, इन उत्तराधिकारियों को समाप्त कर, गुलाम वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की है। अब छठा प्रमुख कारण जो है दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बलबन का उत्तरदायित्व है। गुलाम वंश का अंतिम शासक, योग्य शासक बलबन था। अब बलबन का उत्तरदायित्व है। दास वंश के पतन के लिए बलबन काफ़ी हद तक उत्तरदायी था। वह कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता में विश्वास रखता था। दिल्ली सल्तनत में कुलीन सरदारों की संख्या कम थी। अधिकतर गैर तुर्क वर्ग सुल्तान की कठोर नीति के सामने विद्रोह नहीं कर पाए, परंतु बलबन के मरने के बाद गैर तुर्क सरदारों का प्रभाव काफ़ी बढ़ा। ये बात है कि बलबन ने दैवीय अधिकार सिद्धांत को लागू कर काफ़ी हद तक अपने साम्राज्य पर नियंत्रण किया था। अब आप कहिएगा कि दैवीय अधिकार सिद्धांत क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देखते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ वर्ड जो है जो कुछ थोड़ा सा आपको ये लगता है कि डिफ़िकल्ट वर्ड है या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उस तरह से मैं वहाँ बता दूँ कि हमने विद्रोह की जो छोटे छोटे वर्ड हैं उनको मैं कोशिश कर रही हूँ, ये उसका अर्थ भी मैं आपको बताते चलूँ। तो दैवीय अधिकार सिद्धांत जैसे बलबन ने लागू किया था, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे नीतियाँ अपनाई थी। यदि आप जानते हैं तो सही है, और नहीं जानते तो आप हमें मैसेज करें, मैं उसे दैवीय अधिकार सिद्धांत के प्रश्न पर लेकर मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगी। उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। तो तुर्क सरदारों पर तो अपना प्रभुत्व बढ़ा लिया था, लेकिन नियंत्रण कायम कर लिया था, लेकिन जैसे ही बलबन की मृत्यु हुई, तुर्क सरदारों द्वारा अपना ओहदा जो है काफ़ी ऊंचा कर लिया और उसने दास वंश को समाप्त कर डाला। और दूसरी बात कि बलबन अपने पुत्र, पोतों और सगे संबंधियों को भी शंका की दृष्टि देखता था। उसने अपने जीवन काल में सारी शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित रखा और किसी पर जीवन के अंतिम क्षण तक विश्वास नहीं किया। उसका पुत्र जो था बलबन का, बुगरा का, मरने के पहले लखनौती चला आया। कैखुसरो को सरदारों ने भयभीत कर मुल्तान भेज दिया। कैकुवाद कठोर नियंत्रण से मुक्त होकर विलासी बन गया। उत्तराधिकारियों को उचित अवसर प्रदान नहीं कर बलबन ने अपने वंश के पतन का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर दिया और उसकी नीति से
दिल्ली के सरदार वर्ग असंतुष्ट थे। अवसर आने पर सरदारों ने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसके वंश का नष्ट कर डाला। यानी बलबन तो योग्य था, लेकिन बलबन अपने रहते कभी भी अपने जो उत्तराधिकारी हुए, बुगरा खा हुआ, कैकुवाद हुआ, कैखुसरो हुआ, उन्हें अपने संरक्षण में उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया, उन्हें ट्रेंड नहीं किया, उन्हें उससे योग्य नहीं बनाया कि इनके न रहने पर वो शासन सत्ता को संभाल सके। और इस तरह से उसका जो भी नियंत्रित शासन था उसके जाते ही समाप्त हो गया। और तुर्क सुल्तान जो है सरदार वर्ग, वो उन्होंने खिलजी वंश की वहाँ पे स्थापना कर डाली और उनके उत्तराधिकारियों को समाप्त कर दिया। अब हम देखते हैं 7वां प्रमुख कारण, सैनिक शक्ति और केंद्रीय शक्ति का अभाव। दिल्ली सल्तनत की सैनिक शक्ति कमज़ोर थी, लेकिन वहाँ के सभी जानते हैं कि तुर्क सुल्तान सैनिक शक्ति पर आधारित था और शक्तिशाली सेना के माध्यम से साम्राज्य की स्थापना की गई थी। सेना में न तो पहले जैसा जोश था और न व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका गया। जागीरदारी प्रथा पर आधारित सैनिक संगठन में अनेक तरह के दोष आ गए थे। जागीरदारी प्रथा का मतलब होता है कि जो सैनिक जो होते थे, जो श्रेष्ठ बड़े सैनिक होते थे या उनके सेनापति होते थे, उन्हें जागीरदारी दी जाती थी, जमीन की भूमि टुकड़ा दी जाती थी और उसके बदले में वो लोग सैनिक सेवा प्रदान करते थे। और इसके कारण सैनिक शक्ति तो काफ़ी सैनिक के सेवा में और इस जागीरदारी प्रथा के कारण काफ़ी भ्रष्टाचार फैल चुका था। बलबन ने सैनिक सुधार का काम प्रारंभ किया, परंतु उसमें उसे आंशिक सफलता ही मिली थी। जागीरदार शासक की अयोग्यता और व्यवस्था का लाभ उठाकर स्वतंत्र बनने का, यानी कि जब शासक कमज़ोर होता तो ऐसे जागीरदार जो सेना का संचालन करते थे वो अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, अपनी ओहदा को मजबूत करने के लिए लग जाते थे। वहीं हुआ दिल्ली सल्तनत के साथ भी। दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सरकार स्वयं शक्तिशाली नहीं थी। अपवाद को छोड़कर प्रायः अधिकतर सुल्तान कमज़ोर तथा निकम्मे थे। ऐसी अवस्था में सेना पर उनका नियंत्रण नहीं रह पाया। वस्तुतः दास का पतन सैनिक और केंद्रीय सरकार की कमजोरी के कारण ही प्रारंभ हुआ। यानी दिल्ली सल्तनत, तुर्क सुल्तान और उनके जो सैनिक सत्ता थी वो काफ़ी कमज़ोर सिद्ध हुई और जो गुलाम वंश के पतन का कारण बना। 8वां प्रमुख कारण जो है सरदारों का एकाधिपत्य। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों की एक श्रेणी की स्थापना की थी। 40 सरदारों यानी कि जो तुर्क सरदार थे उन 40 व्यक्तियों का मिला के एक संगठन बनाया जिसे तुर्क चहलगानी कहते हैं या चालीसा दल भी कहते हैं, और जिसके सलाह मशवरे से ही वो इल्तुतमिश कोई कार्य करता था। यानी कि वो काफ़ी शासक के काफ़ी नज़दीक था ये दल। इन सरदारों की शक्ति और साधन के सामने कमज़ोर सुल्तान स्वयं घुटने टेक देते थे। लेकिन 40 दल का गठन तो कर दिया, लेकिन ये लोग 40सा दल जो था एक संगठित होकर खुद राजा के अंदर, एक शासक के अंदर, सुल्तान के अंदर सुल्तान की तरह कार्य करने लगे, जिसका प्रभाव हुआ कि ये स्वयं सुल्तान पर अपना नियंत्रण करना शुरू किया और उत्तराधिकारियों को गद्दी प्राप्त करना या गद्दी हटाने में इनकी भूमिका अहम हो गई और जो इसके पतन का भी कारण बना। अब इस ऐसी स्थिति में जितने विशेषाधिकार शासक ने इन्हें दे डाला था और देकर खुद वो कमज़ोर हो गया। विरोध करने वाले सुल्तानों को मौत के घाट उतार दिए चालीसा दल ने। बलबन ने 40 सरदारों को विरोध को केवल शांत किया था, उसकी शक्ति को नष्ट नहीं कर पाया था। पूरे 30 वर्षों तक 40 सरदारों के वर्ग ने सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में रखी और इस वर्ग ने इल्तुतमिश और बलबन जैसे सुल्तानों की इच्छा के विरुद्ध दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी मनोनीत किया। यानी कि ये 40 दल जो था, जो बाद में अब जाके इल्तुतमिश ने कायम किया था और लेकिन बाद में बलबन ने इसे समाप्त कर दिया था। बलबन ने समाप्त कर दिया था, फिर भी पूर्ण रूप से इनकी शक्ति कमज़ोर नहीं हुई थी और इनका ये परिणाम ये हुआ 40 दल का
विशेषाधिकारों का परिणाम यह हुआ कि ये रजिया, जैसे कि इल्तुतमिश ने, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाना सुनिश्चित किया था, लेकिन इस चालीसा दल ने अपने प्रभुत्व के बल पे उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाते हैं और रजिया सुल्तान को उसका दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी नहीं बनाते हैं। बाद में रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान के व्यवहारों से असंतुष्ट होकर दिल्ली की आम जनता ने रजिया सुल्तान को दिल्ली के सुल्तान घोषित किया और तुर्क सरदारों को न चाहते हुए भी उन्हें अपनी सहमति और समर्थन देना पड़ा। लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद वो षड्यंत्र करके रजिया सुल्तान को मरवा देते हैं, वो एक अलग बात थी। और इस तरह से ये काम, जैसे ये दिल्ली सुल्तानों के विरुद्ध जाके तुर्क सरदारों ने कुछ उत्तराधिकारियों का मनोनीत किया था। शक्तिशाली सरदारों के बीच स्वयं फूट थी, वे कई जातियों और गिरोहों में बटे थे। आपसी फूट और प्रतिस्पर्धा के कारण उन्होंने न तो केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनने का अवसर दिया और न सुल्तान के प्रति वफादार थे। अतः चालीसा सरदारों की राजनीति में दिल्ली सल्तनत को खोखला बना दिया। यानी चालीसा दल का जो गठन हुआ था वो अंदर ही अंदर दिल्ली सल्तनत की नींव को हिलाकर रख दिया। चलिए देखते हैं 9वां प्रमुख कारण दिल्ली सल्तनत के पतन का, विदेशी शासन। विदेशी शासन, तुर्क विदेशी थे, वो कुरान के नियमों के आधार पर शासन चलाना चाहते थे। हिंदुओं के प्रति कल्याण की भावना उसमें नहीं थी। तुर्कों के कल्याण के लिए वे अपने को अधिक जिम्मेदार मानते थे। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। भारतीय परिवेश में अपने को डालने के बदले वे ईरानी संस्कृति और शिष्टाचार को प्रश्रय देने लगे। अतः विदेशी शासन की जड़ जम नहीं सकी और विद्रोह का एक झोंका ने उन्हें नष्ट कर डाला। और इस तरह से एक कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिनके कारण से गुलाम वंश का पतन हुआ, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ओके, तो इस तरह से गुलाम वंश के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी टॉपिक है, जैसे कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान और इनके जो कुछ भी इनकी उपलब्धियां हैं, उन सबके लेक्चर वीडियो जो हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल के पर अपलोड है। आप सेल्फ मेड ट्यूटोरियल पे जाइए, प्लेलिस्ट मध्यकालीन इतिहास खोलिए और उसमें उस सारे वीडियो को प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियो कंपटीशन के साथ साथ मुख्य रूप से जो LNM यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस का पेपर है, BRBU या बिहार या देश के जितने भी सिलेबस ऑनर्स पेपर हैं जिसमें एक नोट्स के रूप में लिखा जाता है, आंसर करना होता है, तो उस व्यू से ही ये लेक्चर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप वीडियो को देख के आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बनता है और वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।